इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। चलिए, जीएसटी बेसिक हम लोग आज चर्चा करेंगे जीएसटी बेसिक के बारे में। जीएसटी बेसिक का हमने लगभग तीन वीडियो होगा। जो भी टाइम लगता है आप लोग हमारे साथ लगे रहिए, टाइम तो देना पड़ेगा, है ना। तो आज हम चर्चा करते हैं जीएसटी में। इसमें हम सारी बात करेंगे, टैक्स कितने तरह के होते हैं, जीएसटी का इंडिया में कैसे जनरेशन हुआ, किस तरह से वो अप्लाई किया गया, ये सारी बात हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि जीएसटी बेसिक जो है इसमें आपको क्या क्या आता है, ठीक है। सबसे पहला चीज आपका है जो मुख्य रूप से जीएसटी से पहले आपको जानना पड़ेगा कि जीएसटी का क्या है। एक तरह से टैक्स है। तो जीएसटी टैक्स है क्या, व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या है, इस चीज को समझते हैं हम लोग कि टैक्स क्या है। टैक्स जो होता है वो अपना कोई डोनेशन नहीं होता है, सरकार आपसे कोई डोनेशन नहीं लेती है। टैक्स जो है एक बर्डन डाला जाता है किसी भी व्यक्ति पर या उसकी संपत्ति पे। टैक्स जो है एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के थ्रू आप पे लेवी किया जाता है, इम्पोज किया जाता है और कलेक्शन किया जाता है। ये कोई आदमी अपनी मर्जी से ना तो ये डोनेशन देता है ना वॉलंटरी वो पेमेंट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो, जब टैक्स देते हैं ना हम लोग, जब टैक्स देते हैं तभी बहुत सारे लोग रिलैक्स करते हैं, हमारे टैक्स से ही तो रिलैक्स करते हैं। हम जनता लोग कुछ लोग हैं जो कि टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट उस टैक्स को लेती है। इन अदर वर्ड अगर आप कहते हो सिंपल वर्ड में, तो सरकार जो है आपसे पैसा लेती है। किस चीज का, कि सरकार जो सरकारी सुविधाएं आपको दे रही है उस चीज का एक तरह से फीस वो लेती है। और क्या होता है इसमें कि जैसे पुराने राजा महाराजा होते थे, याद ध्यान से आप लोग सुनना, जो पुराना राजा महाराजा होते थे ना उनको आप देखते होगे ना पेपरों में या अभी भी सुनते होगे, 100 बच्चे का बाप, 100 महारानियां थी, 1500 महारानियां थी। ये सब जो होते थे उनको खाने के लिए कहाँ से आएगा, आपके टैक्स से आता है। टैक्स को आप डोनेशन नहीं जाते हो कि सरकार के पास हम गए, स्टेट बैंक में, पीएनबी में, केनरा में गए और कहे कि भैया ये लो ₹1,00,000 और मैं आपको सरकार को टैक्स दे रहा हूं, इच्छा से डोनेट कर रहा हूं, नहीं होता है। तो ये टैक्स है। पहली कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गई कि टैक्स क्या है। हमने जो इस वीडियो में मेटर्स लिया है वो आईसीआई के वेबसाइट से लिया है। तो आप लोगों को कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें जरूर पूछ लीजिएगा। मैंने अपना ईमेल आईडी नीचे दे दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जो टैक्स होता है वो टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी यहाँ पे आप लोग सब ध्यान से देखना, वीडियो बड़ी होगी, वीडियो पे लगे रहना। अगर ध्यान से सुनोगे ना मेरी एक एक बात को तो पक्का वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, बोर नहीं होगे, ठीक है ना। तो लगे रहना, जो भी मैं स्टोरी कहूंगा उस स्टोरी को ध्यान से सुनना। वो स्टोरी आपको लाइफ में याद रहेगा, वही आपका काम आएगा। स्टोरी को किसी व्यक्ति से लेने देने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जोड़ना। अगर किसी को हर्ट करे तो सॉरी इसके लिए। पहली बात अब हम समझते हैं कि टैक्स तो हम समझ लिए कि टैक्स है क्या, ये तो आप समझ गए। अब दूसरी बात है कि टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है ये डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो किसी भी पर्सन पे गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली उस आदमी पे लगाया जाता है। वो बंदा अपनी टैक्स की लायबिलिटी किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता है, उसे खुद पे करना है। साथ ही जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। हाई रेट का जो टैक्स है, जिनका जो पीपुल हायर एबिलिटी के हैं, जो जितना अमीर है उसको उतना टैक्स देना पड़ता है, जो जितना गरीब है उसे
कम टैक्स देना पड़ता है और कुछ केस में तो देना ही नहीं पड़ता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में देखो, इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये आपको क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करता है। ये टैक्स दूसरे आदमी पे, कोई भी आदमी डायरेक्ट खुद इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पे करता है, वो अपना टैक्स अगले पे फॉरवर्ड करते जाता है, फिर अगला अगले को, अगला अगले को, इस तरह से वो टैक्स चलता है। और ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जो भी बंदा पे करता है, जो कंज्यूमर होता है ना, जो उसका यूजर होता है, मेन रूप से जो लास्ट यूजर होता है, एंड यूजर, अगर वहां पे देखो तो उस बंदे को यहाँ पे देना पड़ता है। जो भी अंतिम उपयोगकर्ता जो होता है, जैसे अगर आप मेडिसिन ही लेते हो तो मेडिसिन का जो टैक्स होता है लास्ट में जो पेशेंट परचेज करता है ना, उसको देना पड़ता है। बाकी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सारे के सारे टैक्स को फॉरवर्ड करते चले जाते हैं और आईटीसी लेते चले जाते हैं। ये सारी डिस्कस हम करेंगे आगे इस वीडियो। और दूसरी बात, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हर एक आदमी पे, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब पे एक ही रेट में चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अमीरों पे 30% और गरीबों पे 250 से कम इनकम है तो उसे माफ हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से आप समझना। इनडायरेक्ट टैक्स में ना किसी पे भी 14 फरवरी को रक्षाबंधन का त्योहार होता है, ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, 14 फरवरी 14 फरवरी को राखी का त्योहार होता है। अब क्या होता है कि आप अपनी, मतलब 14 फरवरी को आप अपनी, मतलब जो भी आपके साथ हो, आप जा रहे हो दिल्ली के इंद्रप्रस्थ गार्डन घूमने के लिए, ठीक है। अब इंद्रप्रस्थ गार्डन जब आप जा रहे हो अपनी बहनों के साथ, तो क्या होता है, या आप अपने भाई के साथ, तो क्या होता है कि रास्ते में एक बंदा आता है, एक लड़का, गरीब सा बच्चा आता है, कहता है भैया 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 मुझे पिज्जा खाना है, भैया भैया मुझे पिज्जा खाना है। आपने कहा यार ठीक है भाई, अब बहन साथ में है, 14 फरवरी का दिन है, तो मुझे पिज्जा तो खरीद के देना ही पड़ेगा। अब आप क्या करते हो, पिज्जा खरीदने के लिए उस लड़का को, सामने पिज्जे की दुकान है, पिज्जा हट है, डोमिनोज है, आप वहां पे गए और आपने पिज्जा खरीद के दे दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आप पिज्जा, चाहे आप खरीदो अमीर आदमी या वो गरीब बालक खरीद रहा है, दोनों पे पिज्जा पे जो भी टैक्स रेट है, चाहे वो 5% है, वो 5% जीएसटी आप पे भी उतना ही लगेगा, और जो गरीब लड़का गया उसे भी उतना ही लगेगा। और आप क्यों देते हो पिज्जा के लिए, क्योंकि भाई वो कहता है कि यार जब वो पिज्जा खाएगा लड़का तो दिल से आशीर्वाद देगा कि जोड़ी सलामत रहे। यार देखो, और कुछ ना हो, 14 फरवरी वाली बात ना सभी लोगों को याद रहता है। 14 फरवरी को, 1 फरवरी को क्या है, 2 फरवरी को क्या होता है, 7 तारीख को क्या होता है, 8 फरवरी क्या होता है, 9 फरवरी को क्या होता है, पूरे 14 फरवरी के रक्षाबंधन राखी तक का त्योहार का लिस्ट व्हाट्सएप पे फरवरी के टाइम पे दबा के आता है। भले वो और कुछ नहीं याद हो, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ये हमें नहीं याद होगा, लेकिन ये याद होता है 14 फरवरी वाला पूरा कैलेंडर डे बाय डे याद होता है। जबकि आपको ये नहीं होता है जीएसटी का रिटर्न का किस कौन सा डेट है, 3B फाइल करने का, आईटीआर फाइल करने का क्या डेट है, ये नहीं याद होता है ना। तो आप समझ गए होंगे कि टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। डायरेक्ट टैक्स लोगों को खुद बियर करना पड़ता है, खुद पे करना पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन को, जो है टैक्स का जो बर्डन है, वो दूसरों पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो एंड यूजर है, अंतिम उपभोक्ता जो है, वो मेन रूप से वही पूरी की पूरी टैक्स पे करता है। ठीक है, ये एग्जांपल में समझिएगा। तो बर्डन ऑफ टैक्स जो होता है वो खुद
पर्सन पे करता है, पूरा टैक्स की बर्डन इस बंदे के ऊपर है। और दूसरे केस में इनडायरेक्ट केस में टैक्स में क्या होता है कि अपना बर्डन, देखो ये बंदा अपना बर्डन इस बंदे को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब समझना जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें कौन कौन सा टैक्स आता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें दो टैक्स होता है, एक होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दूसरा होता है कस्टम ड्यूटी। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है उनमें होता है एक इनकम टैक्स। ठीक है, अब जो इनडायरेक्ट टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और दूसरा कस्टम ड्यूटी। अभी जो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, पूरी वीडियो देखो, नेक्स्ट लेक्चर आने में, नेक्स्ट एपिसोड लाने में मुझे 1 सप्ताह से 10 दिन लगेगा भैया। 2-2 4-4 दिन में ये वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा जीएसटी का, बहुत इसमें वर्क करना पड़ता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और बीच बीच में अपडेट्स भी आते रहते हैं तो वो भी हमें वीडियो बनाना पड़ जाता है। तो इस वीडियो में, इस पूरे सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। टाइम बचा तो हम कस्टम ड्यूटी की बात करें। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो ये वाली टैक्स है इसका तो हम अभी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अब शॉर्ट में मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा कस्टम ड्यूटी का, इनडायरेक्ट टैक्स की। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, इसका इस वीडियो में हम चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। अब समझिए, एक बार में शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कस्टम ड्यूटी का। आप लोग सच में बताना, कस्टम ड्यूटी कब इम्पोज होता है। कस्टम ड्यूटी जो होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि कस्टम ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी है, एक ऐसी टैक्स है जो हमेशा अगले पे फॉरवर्ड किया जाता है। आपने कस्टम ड्यूटी पे किया, आप जब उस माल को परचेज करके फिर से आगे सेल करोगे उस पे वो ड्यूटी का अमाउंट लगा देते हो, है ना। बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी, HSN वाइज इसका रेट सबका अलग अलग होता है, टैरिफ के अनुसार टैरिफ वाइज। अब एक चीज समझना, कस्टम ड्यूटी तब होता है जब कोई, कस्टम ड्यूटी आपको कब पे करना पड़ता है, जब कोई माल बाहर से आता है, भारत से बाहर जब कोई माल आता है। ध्यान से अभी मैं जो वर्ड बोलूंगा ना इस पे थोड़ा आप ध्यान देना। भारत का माल बाहर से आया, भारत में, भारत से बाहर का जब माल आता है, ठीक है, या बाहर का माल भारत में आता है, तीन चीज में बोला। भारत का माल बाहर से आता है, इसको चलो इस बात को भूल जाओ, भारत का माल बाहर से आता है। मैं दो वाक्य ऐसा बोल रहा हूं, दो सेंटेंस जिस पे आप ध्यान देना। जब कोई माल बाहर से इंडिया में आता है तो उसको इंपोर्ट करना कहते हैं। जब कोई बाहर का माल इंडिया में आता है तो उसको इंपोर्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, से और का डिफरेंस यहां हो रहा है। कोई बाहर से जो माल आता है इंडिया में वो इंपोर्ट है, या कोई बाहर का माल भारत में आता है, इंडिया में आता है, वो इंपोर्ट है। दोनों में डिफरेंस है। बाहर का माल, बाहर का माल का मतलब क्या हो गया, बाहर का माल का मतलब हो जाता है कि बाहर से, इंडिया के आउटसाइड से कोई भी माल आया। जैसे कि क्या एक बंदा भारत का माल लेके गया, इंडिया से कोई माल परचेज करके गया चाइना, और चाइना से उस माल को भेज दिया, तो क्या वो इंपोर्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर का माल नहीं होगा। बाहर का माल का मतलब क्या हो जाता है, बाहर का माल का मतलब हो गया कि इंडिया से भी कोई माल गया आउटसाइड इंडिया, और वो फिर जब इंडिया में आ रहा है तो वो इंपोर्ट क्या माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? आपको ध्यान रखना है, बाहर से माल जब भी कोई आएगा, चाहे वो माल किसी भी कंट्री का हो, अगर बाहर से इंडिया के आउटसाइड से आ रहा है तो वो इंपोर्ट है और उस पे कस्टम ड्यूटी दिया जाएगा।
कंसेप्ट हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। का और सा का अंतर ध्यान रखिएगा, बाहर का माल नहीं, बाहर से माल। बाहर से जो भी, आउटसाइड से जो भी माल आया आपके पास, इंडिया से बाहर का जब भी कोई माल आता है, यानी बाहर से जब कोई माल इंडिया में आता है तो उसको इंपोर्ट कहा जाता है और उस पर कस्टम ड्यूटी पे करना होता है। ये क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आगे हम अभी चर्चा करेंगे आपसे कि टैक्स क्या होता है। कौन सा टैक्स? जीएसटी टैक्स। जैसा अभी हम लोग सबसे पहले चर्चा किए टैक्स क्या होता है, उसके बाद टैक्स के कितने पार्ट्स हैं, यानी कि टैक्स के 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन सा? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा होता है? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने 2 टैक्स आपको बताया, एक कस्टम ड्यूटी और दूसरा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले होता था आपको कई सारे टैक्स, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। लेकिन अब है आपके पास मात्र 2 टैक्स। कौन कौन सा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड सेकेंड इज कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का नॉर्मल एग्जांपल मैंने आपको क्लियर कर दिया समझाने की। अब हम पूरी 10 वीडियो, 20 वीडियो, 50 वीडियो, 100 वीडियो जो बनेंगे वो सिर्फ जीएसटी पे बनेंगे। हम सिर्फ जीएसटी पे चर्चा आप लोगों से करेंगे। चलो, तो अब बताना आप लोग जीएसटी के बारे में, ठीक है। जीएसटी में मुझे आप लोग ये बताना कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग अपने अपने दिमाग से लगाना। जीएसटी का फुल फॉर्म, मैं आई होप कि यहाँ पे जितने भी लोग मेरे वीडियोज को सुन रहे हैं वो सारे लोग का जो जन्म है वो 2017 से पहले का है, और उस समय 2017 तक जो था वो आपको जीएसटी के साथ क्या था? जीएसटी था ही नहीं। साथ की तो बात ही अलग है। उससे पहले सेल टैक्स था, एक्साइज था, आपको सर्विस टैक्स था, अन्य तरह के लगभग 17 टैक्स को लोग कहते हैं ना कि जीएसटी इतना जटिल क्यों है। आगे मैं अगली लेक्चर में ही कवर कर पाऊंगा, इसमें तो नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, जीएसटी जो है ना 17 तरह के 17 टैक्स को खा चुका है। वो 17 आत्माएं इसके जिस्म में भटक रहे हैं, जीएसटी के जिस्म में। तभी तो ये इतना टफ हो रहा है, इतना भारी हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। चेंजेज पे चेंजेज। जब तक जीएसटी का लॉ बनाया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू काउंसिल बना रही है, हम क्या करते हैं, हमारे एक्सपर्ट जीएसटी में कुछ ऐसा लूप होल लेके आ जाते हैं कि गवर्नमेंट सोचती है कि जो करेंट सिचुएशन इंडिया की है उस हिसाब से जीएसटी का लॉ सही नहीं है, और फिर वो अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट होते रहता है। तो चलो हम अभी समझते हैं सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। एक बच्चा कहता है कि जी जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सेल्स टैक्स। ये कितने लोग कह रहे होंगे? मुझे लगता है अच्छे लोग कह रहे होंगे। आज के डेट में 4 साल का जीएसटी हो चुका है। 4 साल का बालक, वो अलग बात है, ये दौड़ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, लेकिन 4 साल का बालक हो चुका है जीएसटी। कुछ लोगों ने कहा कि जी जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सेल्स टैक्स होता है। हमने कहा जी चलो कोई बात नहीं। फिर हम दोबारा पूछे, एक ने कहा, अब देखो जो राहुल गांधी साहब, देखना राहुल गांधी साहब, यार आप बुरा मत मानना, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी साहब ने जितना भी ये स्पीच दिया उसमें कहा जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गब्बर सिंह टैक्स। तो जो लोग, मेरी बात समझना, राजनीति को अपने दिमाग से अलग रख देना, साइड में रख देना अपनी राजनीति को। यहाँ पे सिर्फ सीखना और यहाँ लॉ को सीखना, राजनीति कुछ नहीं है। राजनीति ये जो देखते हो ना, जो लोग छोटे शहर से हो गए, किसी को नाला बनाने का टेंडर मिल जाता है, किसी को छोटा मोटा टेंडर मिल गया, वो अपने आप को, वो कोई बीजेपी का झंडा उठा के चलेगा, कोई कांग्रेस का झंडा लेके चलता है, कोई मायावती का, कोई लालू का। जबकि जेन्युइन में इन सब में से ये जो जितने छोटे क्लास के लीडर्स हैं, इनमें से ना तो कभी किसी ने राहुल गांधी जी के साथ फोटो खिंचवाया है या उनको नजदीक से जानता है, ना मोदी जी के सामने। लेकिन तुमसे लड़ने के लिए ये सोशल मीडिया पे ऐसे उछलेंगे जैसे लगता है ओ भाई साहब क्या बताऊं। तो जो
राहुल गांधी जी के फॉलोअर हो गए, वो कहोगे गब्बर सिंह टैक्स है। चलो मैं मान लेता हूं कि आपने कहा जी गब्बर सिंह टैक्स। अब एक टैक्स और आता है, एक ने कहा कि वो देख लिया क्या, उसको क्या बोलते हो, एक जो आता है टीवी पे कपिल शर्मा का, एक ने शो देख लिया। कपिल शर्मा के शो में आलिया भट्ट आती है। अब जो आलिया भट्ट के फॉलोअर होगा, तो आलिया भट्ट से पूछा गया कि मैम बताओ जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। उसने कही गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर। अरे भाई ठीक है, ध्यान रखो, आलिया भट्ट का फॉलो करो, बट आलिया भट्ट जो कपिल शर्मा के शो में आएगी और वहां पे जो मीनिंग कहती है वो रियल नहीं कहती है। उसको तो टीआरपी लेना है, उसको तो लोगों को हंसाना है, उससे पैसा मिलता है, उसको उसे पैसा कमाना है। तो आप ये मत समझ लो गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर, ये जानू बाबू सोना वाली बात नहीं करना है टैक्स में। मैंने आपको बताया ना टैक्स क्या है, ये सोना बाबू जानू पानू नहीं सोचता है, ये तो सीधा जी इम्पोज होता है, लेवी एंड कलेक्शन। जब मैं जीएसटी का डिटेल में अगली वीडियो में, दूसरी वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा लेवी और कलेक्शन क्या होता है। तो गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर नहीं है, क्लियर। अब कहता है एक जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं आपको प्रॉमिस करके कहता हूं, जितने लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हो 99% लोग कहता है जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये वाली गुड्स एंड सर्विस टैक्स 99% बंदा कहता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भाई साहब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई की है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप अगर सीएस हो, आप अगर टैक्स एडवाइजर हो, आप अगर अकाउंटेंट हो, आप अगर एडुकेटेड हो, आप टैक्स एडवाइजर हो, या आप टैक्स से रिलेटेड छोटी भी नॉलेज यहाँ पे रखे हो ना, या स्टूडेंट हो, तो याद रखना गुड्स एंड सर्विस टैक्स कोई टैक्स नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ही नहीं, क्योंकि सर्विस का मतलब होता है ये, इस सर्विस का मतलब होता है एक सर्विस पे टैक्स लगना, जबकि ऐसा नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब होता है सर्विस का मतलब एक टैक्स हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चार चीज में ऑप्शन दिया, एक पांचवा बंदा कहता है जी ऊपर इन सब में से कोई नहीं है, नन ऑफ एबव, कोई नहीं है जी। ये भी 1% बंदा होगा ऐसा कोई ना कोई जो जानता होगा कि जी चार ऑप्शन दे दिया राम गौतम ने, भैया इसमें से कोई नहीं है। अब मैं सही बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत कम लोग बोलते हैं, और यहाँ तक मैं भी बता रहा हूँ कि आपको वीडियो में लेक्चर दे रहा हूँ, आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। अगर मैं रियल में बताऊं मैं भी गलत बोलता हूं, और 99% पर्सन गलत बोलते हैं। एक्चुअल में जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जबकि जितने लोग हैं वो कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि गलत कहते हैं। ये नहीं कहना है, कहना क्या है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो दोस्त, मेरे दोस्त, आज इस वीडियो के देखने के बाद याद रखना जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। तो ये चीज हम अब यहाँ पे क्लोज करते हैं, इतना क्लियर। पहला चीज हमने आपको बताया क्या, पहला चीज मैंने आपको बताया कि सर्विस टैक्स क्या है। दूसरा चीज मैंने बताया कि टैक्स के कितने रूप हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट में तीसरा बताया जो डायरेक्ट टैक्स क्या है। फिर हमने बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी कहाँ लगता है, इंपोर्ट जब माल करते हो। माल कहाँ से इंपोर्ट करते हो, इंडिया से बाहर से जब माल आता है, जब बाहर से कोई माल इंडिया में आए तो वो इंपोर्ट हुआ। बाहर का मतलब इंडिया से बाहर। अब इंडिया से बाहर मैं आगे बताऊंगा कि इंडिया है कहां तक, इंडिया का डेफिनेशन क्या है।
ये सब भी मैं बताऊंगा जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा कि जीएसटी किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आया, कितने अमेंडमेंट्स हुए, उसमें मैं बताऊंगा इंडिया का डेफिनेशन क्या है, भारत क्या है, किसे कहा जाता है, जीएसटी में बताऊंगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। भारत में जीएसटी का जन्म जो है वो कैसे हुआ, कैसे इसका प्रोग्रेस है, कैसे भारत में जीएसटी आया, जीएसटी में भारत में जीएसटी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात जान लो कि जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके बारे में जो 2000 ईस्वी में 2000 ईस्वी में जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जीएसटी का कंसेप्ट लाया और उन्होंने एक कमिटी डिजाइन किया जिसका नाम दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कमिटी। और वो जो मॉडल था उसका काम था ये करना। 2003 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाया और उस टास्क फोर्स का काम दिया कि जीएसटी को जो है ना, ये 2003 में केंद्र सरकार ने क्या किया, जितने भी बजट प्रबंधन के लिए जितने भी उत्तरदायित्व मतलब राजकोषीय उत्तरदायित्व था, उसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया और उसको कहा गया कि उसने किया कि 2004 में नेशनल बेस पे, राष्ट्र के आधार पे जो जीएसटी का है उसको मतलब सिफारिश किया कि भैया 2004 में इसको एकीकृत कर दिया जाए, ये स्ट्रांगली कहा कि कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं जीएसटी आया कैसे, जीएसटी को कौन लाया, 2000 के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाए? नहीं, जीएसटी नया टैक्स नहीं है, जीएसटी बहुत पुराना टैक्स है और आप इंडिया में हो इस बात को समझना। मैं कहता हूं जीएसटी जो आया ना, ये 94 में ही आ गया था। जीएसटी जो आया था वो जीएसटी 94 में ही आ चुका था, ऐसा नहीं है कि जीएसटी नया आया है। जीएसटी 94 में आ चुका था मेरे दोस्त। कैसे? आपको ध्यान होगा कि पहले सर्विस पे टैक्स नहीं लगता था, 94 से पहले सर्विस पे टैक्स नहीं लगता था। अब जो जीएसटी आया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी माल के साथ साथ सेवाओं पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, जबकि पहले 94 से पहले सिर्फ गुड्स पे टैक्स लगता था। हुआ यूं, मेरी बात समझना, कि 1994 में जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब बात क्या होती है, 1994 में फाइनेंस एक्ट 94 जो आया उसका चैप्टर 5 में 1 जुलाई 1994 को सर्विस टैक्स को अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, पूरे भारत में अप्लाई कर दिया गया, लेकिन हमारा एक विशेष भारत था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस टैक्स देने की जरूरत नहीं हुई, वहां पे अप्लाई नहीं किया गया। बाकी पूरे देश पे कहा गया कि जी आपको सर्विस टैक्स देना है। एक्चुअली में बात क्या होती है वो समझना। 1991 में सर्विस टैक्स तो आया 94 में, बट ये जो चर्चा चल रही थी वो 1991 में चल रही थी। 1991 में क्या हुआ, 1991 में क्या हुआ कि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, भारत की स्थिति एकदम बदहाल, फाइनेंस की स्थिति एकदम बदहाल, देश की अर्थव्यवस्था चरचरा गया। सरकार ने सोचा कि हम क्या करें अर्थव्यवस्था को रास्ते पे लाने के लिए। तो मनमोहन सिंह जी बहुत ही वेल एडुकेटेड व्यक्ति हैं। वो अलग है कि भाजपा वाले और कांग्रेस वाले आपस में नोकझोंक करेंगे तो एक दूसरे को कहेंगे मोदी क्या है, मोदी क्या है।
दूसरा कहेगा कि मनमोहन सिंह क्या है, मनमोहन सिंह क्या है। बट आप लोग जानना, मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को 1995, 1994, 1996 वगैरह में, जो ये 1994 में सर्विस टैक्स लाया, उसके बाद से 1995 में जो देश की स्थिति बुरी थी फाइनेंशियल, उसको सुधारने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हाथ है। अब क्या हुआ, अपने देश में ना एक फूट डालो शासन करो का अंग्रेज ने नीति दिया था, वही नीति अभी भी हमारे देश में हमारे जो ये राजनेता लोग हैं वो करते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू, मुस्लिम, इन सब पे बिहार में तुम चले जाओ, ब्राह्मण, यादव, भूमिहार, यादव, यूपी में हिंदू, मुस्लिम, ये सब करवा करके फूट डाल करके एकाएक पता चलेगा कि रोड छाप बंदा आज अरबपति, खरबपति, मॉल का मालिक, एक सीएम, इतनी सैलरी नहीं है सीएम की कि 2000 करोड़ 4000 करोड़ का मालिक बन जाता है। खैर ये पॉलिटिकल चीजें हैं, समाज की बात है, हम बात करते हैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी की। अब क्या हुआ, उसी तरह से पब्लिक वहां की, जो लोग एक्साइज पे करते थे, उन्होंने कहा किससे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से, कि सर एक बात बताओ, मैं आपको क्या, मैंने दोस्त क्या बिगाड़ा मैं आपका, ये बताओ मुझे, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? मतलब भारत में हूं तो मैंने जुर्म कर लिया, ईश्वर ने मुझे जन्म दे दिया इंडिया में तो मैंने जुर्म कर लिया, मैंने गुनाह कर लिया क्या? मनमोहन सिंह बोले बेटा क्या हुआ, बोल तो हुआ तेरे को क्या? वो कहते हैं कि सर एक बात सोचो, मैं गुड्स सप्लाई करता हूं, मैं मैन्युफैक्चर हूं, मैं ट्रेडर हूं माल का, तो आप कहते हो जो इस पे तुम्हें टैक्स एक्साइज देना पड़ेगा, और जो सर्विस प्रोवाइडर है यार उससे आप क्यों नहीं लेते हो? अब मनमोहन सिंह हो गए परेशान, सोचे यार बात तो सच है, अब करूं तो क्या करूं? तो जो लोग डॉक्टर राजी जे चलारिया का नाम सुने होंगे, डॉक्टर राजी जे चलारिया जो थे वो भी डॉक्टर थे और मनमोहन सिंह के अच्छे मित्र थे। तो एक डॉक्टर साहब दूसरे डॉक्टर साहब के पास गए और चलारिया जी से कहते हैं कि यार एक बड़ी मुसीबत है। उन्होंने कहा यार क्या बात है मनमोहन, तुम उदास नजर आ रहा है। उन्होंने कहा यार एक बड़ी मुश्किल है कि जो लोग गुड्स पे मटेरियल टैक्स दे रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, उनका कहना है कि भाई आप हमसे क्यों लेते हो, एक ही देश में दो तरह का क्यों, आप सर्विस वाले से क्यों नहीं टैक्स लेते हो? उन्होंने कहा यार ये तो कहना सही बात है, लगा दे, सर्विस टैक्स भी लगा दे। उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे होगा, सोनिया जी को मुझे रिपोर्ट करना है। अब सोनिया जी कहेंगे, ध्यान से समझना, सोनिया जी कहेंगे कि नहीं भैया सर्विस टैक्स मत लगाओ। क्यों नहीं लगाओ? तो अगर तुम सर्विस टैक्स लगाते हो तो मेरी सरकार चली जाएगी। इंडिया में अक्सर सरकार इसीलिए तो कोई नया नियम नहीं लाता है कि अगर मैं कुछ गलत किया, कोई बर्डन दिया पब्लिक के ऊपर, तो मेरी सरकार चित्त हो जाएगी, गिर जाएगी। तो उन्होंने कहा कि चल भाई एक काम कर दो। डॉक्टर साहब ने मनमोहन साहब को, दूसरे डॉक्टर साहब को एडवाइस दिया कि तू एक काम कर, ज्यादा मत ला, ज्यादा चीजों पे सर्विस मत लगा, कुछ ऐसे सर्विस को पकड़ जो बड़े लोग के लिए है, छोटे लोगों को छोड़ देना। अब जब तुम बड़े लोगों पे लगा दोगे तो वहां पे क्या होगा, समझना चीजों को, वहां पे अब वो आपस में ही लड़ेंगे। बड़ा लोग करेगा यार मेरा सर्विस टैक्स लग गया, छोटे के पास जाएगा यार तू मेरे साथ चल, छोटा कहेगा मेरे को क्या जो काम, तू जान, मुझे थोड़े देना पड़ रहा है टैक्स, मैं वैसा हूं ही नहीं, मेरे पास उतना पैसा ही नहीं जो मैं सर्विस टैक्स दूं। ठीक है, और जो गुड्स पे दे रहा है मैन्युफैक्चरर, वो कहेगा जी मैं तो पहले देता ही था, अब तू भी दे। अब बड़ा आदमी जाएगा कहाँ? कहा ठीक है। तो मनमोहन सिंह जी ने सर्विस टैक्स को लाया। अब याद रखिएगा, जब भी कोई टैक्स लाया जाता है, जब भी कोई कानून पास होता है, तो इसको कौन बनाता है? मनमोहन सिंह बनाते हैं, मोदी जी बनाते हैं, सोनिया जी, राहुल गांधी बनाते हैं? नहीं। अभी जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की चर्चा करेंगे तो आप याद रखना, संविधान
पावर देता है कि किसको क्या लाना है। उसमें 3 लिस्ट है, एक है स्टेट का, एक है सेंट्रल का और एक है जिसमें दोनों है, दोनों का पावर है। अब एक बात बताओ कि मैंने बोला कि भैया जितना भी कानून आएगा संविधान के थ्रू आएगा, तो क्या अंबेडकर साहब जो थे उन्हें सपना में मोदी जी आके कहते कि मैं जीएसटी लाऊंगा? उन्हें सपना में आके डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते कि मैं सर्विस टैक्स लाऊंगा? नहीं ना। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई नया कानून लाओगे तो उसके लिए उन्होंने एक एंट्री नंबर 97 छोड़ दिया। कारण 97 के थ्रू सारे टैक्स भी या कोई भी नया जो कानून तुम पास करोगे उसको एंट्री नंबर 97 लिस्ट 1 के तहत लाना है। लेकिन मैं बता देता हूं जीएसटी आपका लिस्ट नंबर 1 एंट्री नंबर 97 के थ्रू नहीं आया है। क्यों नहीं आया है इसकी चर्चा जब मैं अगले वीडियो में आपसे करूंगा। अभी हम इसमें जानते हैं कि एंट्री नंबर 97 के थ्रू सर्विस टैक्स इंडिया में लेवी कर गया। अब जिस समय सर्विस टैक्स को लाया गया, यू कैन बिलीव कि उस समय मात्र 3 सर्विस ऐसा था जिसपे सर्विस टैक्स लगता था। वो तीनों ऐसी सर्विस थी जो अमीर लोगों के लिए थी। पहली सर्विस टेलीफोन सर्विस, याद होगा मैंने खुद देखा है, 2000 की बात कहता हूँ। मेरा घर बिहार में है, बिहार में बेगूसराय बहुत बड़ा जिला है, बहुत फेमस है। वहां मेरा एक गांव है, विलेज रामधिरी, बहुत बड़ा गांव है। वहां मेरा बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा मेरा घर है और उसमें भी छोटा परिवार है, 4-5 लोग हैं हम, पत्नी बच्चे, माँ तो खैर अब गुजर गए, बाबूजी हैं। तो हमारा बहुत छोटा सा परिवार, सुखी परिवार है, बड़े से गांव में, बड़े से जिला में, बड़े से राज्य में। वहां पे मैं देखता था कि जब फोन आता था तो हम तो खैर गरीब लोग हैं, जो अमीर लोग होते हैं उनके घर पे फोन होता था। अब दोस्त तुम मानोगे कि अगर वो तुम्हें, तुम्हारा कोई रिश्तेदार ने फोन किया, 06243 कोड होता था बेगूसराय का, शायद यही था, मुझे ध्यान उतना नहीं, शायद यही है, याद थोड़ा थोड़ा है। उस पे तुम्हारा और फिर आगे का नंबर होता था। उस पे अगर फोन आया है तो जो सुनने का सिर्फ तुम्हारा चार्ज 5 रुपये होता था। और उस समय पीसीओ इतने खुल गए थे, हर बंदा 12th पास किया, 10th पास किया, काम के तलाश में, काम के नाम पे शुरू कर दिया, पीसीओ खोल देता था, मजा आ गया था, बहुत चलता था पीसीओ। तो फोन सुनने का भी 5 रुपया लिया जाता था उस टाइम। तो इसलिए टेलीफोन एक्सपेंस विलासिता अय्यासी की चीजों में आता है, आवश्यकता की चीजों में नहीं है। तो ये किसके, इस पे सर्विस टैक्स लगा दिया गया, अमीर लोगों के लिए हुआ। दूसरा इन्होंने लगाया नॉन लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज। नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या हुआ, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते। तो गाड़ी किसके पास है, गरीब के पास गाड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी है नहीं। ये गाड़ियां किसके पास होती हैं, जो अमीर लोग हैं उनके पास। तो उस पे दिया, क्या लगा, सर्विस टैक्स लगा दिया। और तीसरा सर्विस टैक्स लगा स्टॉक ब्रोकर, शेयर मार्केट में जो शेयर का काम करते हैं, तो शेयर का काम भी कोई गरीब नहीं करता है। तो इस 3 चीज पे सर्विस टैक्स लगा। अब जब सर्विस टैक्स लगा गया मेरे दोस्त, तो सोचना 3 सर्विस टैक्स से 2012 में टोटल 3 पे सर्विस टैक्स लगने के बदला 2012 में 119 सर्विस पे सर्विस टैक्स लगता था। और पहले पॉजिटिव लिस्ट होता था, उसके बाद हो गया आज भैया ये सर्विसेज हैं जिन पे जीएसटी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, बाकी सब पे सर्विस टैक्स लगेगा। पहले था ये 3 सर्विस है जिस पे सर्विस टैक्स लगना है, बाकी सारे एग्जेम्प्ट हैं। लेकिन 2012 तक में निगेटिव लिस्ट आ गया, पॉजिटिव लिस्ट आ गया कि जो भैया जो निगेटिव लिस्ट का जो आइटम है इनको छोड़ के बाकी सब पे सर्विस टैक्स लगना है। जब सर्विस टैक्स 1994 में आया था, ध्यान से समझना आप मेरी बात, उस समय उसका कलेक्शन जो हुआ था रेवेन्यू, वो हुआ था 407 करोड़, 407 करोड़,
जबकि 16-17 में जब सर्विस टैक्स बंद होना था उस समय हुआ 2,31,000 करोड़ रुपया का कलेक्शन, रेवेन्यू का कलेक्शन। अब डॉक्टर साहब की बात माना भाई, हम 3 सर्विस पे ही सर्विस टैक्स लगाएंगे। अब जो अमीरों पे सर्विस लगा तो गुड्स वाला तो खुश हो गया कि पहले सिर्फ मैं देता था, अब ये सर्विस वाला भी देगा, दूसरा बंदा भी देगा, ठीक है। अब अमीर लोग रोते रोते गरीब के पास गए, कहा भाई ऐसा है कि मेरे पे फोन पे, स्टॉक ब्रोकर पे, गाड़ी के इंश्योरेंस पे, इस सब पे अब सर्विस टैक्स लग गया, तू मेरे साथ चल, धरना पे बैठेंगे चौक चौराहे पे। उसने कहा कि भाई एक बात सुन, अपना रोटी कमाने की आदत है, खाने की आदत है, मेरा क्या जा रहा है भाई, मैं क्यों जाऊं धरने पे, मेरा कुछ जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। अब सर जो अमीर आदमी है सोचा यार अब तो हम फंस गए। अब ये बात मनमोहन सिंह के दिमाग में बैठ गया कि भैया ले, अब तो फूट डालो, शासन करो, धीरे धीरे 3 से लेके 119 सर्विस तक सर्विसेज टैक्स आपको लगाया जाने लगा। ठीक है, तो जीएसटी को तो हम उसी टाइम ले आए थे 1994 में ही, हम सिर्फ हल्ला कर रहे हैं कि जीएसटी आया 2017 में नहीं। अब क्या हुआ, 2004 में रिकमेंडेशन होने के बाद हमारे जब यूनियन मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम जी थे, मैं बताता हूँ पी चिदम्बरम जी बहुत नॉलेजियस पर्सन है, हल्के में मत लेना। इधर तुम्हें पता होगा ना, गमले में गोभी लगा करके, सब्जी लगा के कृषि आय दिखा दिए थे, बहुत नॉलेजियस हैं ये लोग, जनरल लोग नहीं है, कम पढ़े लिखे नहीं है कि राजनीति में आगे, हाईली क्वालिफाइड हैं, ये सिर्फ सचिव से ये लोग नहीं सुनते हैं। जब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी ने अपना यूनियन बजट 2006-07 में दिया, फाइनेंशियल ईयर 6-7 में, तो भाई साहब क्या हुआ मालूम है, उन्होंने कह दिया कि जो जीएसटी है ना वो मैं 1 अप्रैल 2010 से अप्लाई कर दूंगा। और भाई साहब तब से आज तक यानी कि 2017 तक जीएसटी धक्का खाता रहा। कभी कोई सरकार, एक बार तो प्रणब मुखर्जी ने भी कर दिए थे, मुखर्जी साहब भी वित्त मंत्री थे, उन्होंने भी दिया था कर कि भैया अब जीएसटी आ जाना है, लेकिन जीएसटी नहीं आया। तारीख पे तारीख, सनी देओल का दामनी याद है ना, तारीख पे तारीख चलता चला गया। उसके बाद इन सारे तारीख पे तारीख देने के बाद 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट आई और उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन 122वां अमेंडमेंट किया, 122nd अमेंडमेंट किया बिल को, और 19 दिसंबर 2014 को बिल पास करवा दिया। कहां पे, पार्लियामेंट में रखा। लोकसभा ने बिल को 6 मई 2015 को और राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को बिल को पास कर दिया। ये इस चीज को नहीं याद रखना आप लोग, ये आपके काम का चीज है कि 2014, देखो 2014 से जो एनडीए की सरकार थी, जहां यूपीए की सरकार जीएसटी को लाने के लिए कहती थी, एनडीए वाला कहता जी ना जी जीएसटी नहीं आने दूंगा। अब 2014 में जब मोदी जी आए तो इतने बहुमत के साथ आए, पूर्ण बहुमत के सरकार थी, अकेली सरकार, किसी से पूछना नहीं जीएसटी को ला दिया। मेरे दोस्त, लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया कब, 6 मई 2015 को। ये ना जो स्टूडेंट देख रहे होगे नोट कर लेना, ये काम का होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें एग्जाम वगैरह में। और राज्यसभा ने कब पास कर दिया, 3 अगस्त 2016 को। और उस समय लगभग 50% से अधिक स्टेट जो है उसने भी कॉन्स्टिट्यूशन बिल 122वीं अमेंडमेंट को पास कर दिया।
और उसके बाद प्रेसिडेंट ने 8 सितंबर 2016 को कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 जीएसटी के लिए पास कर दिया गया। तो जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया। क्यों किया गया, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस लिए किया गया था। और जब ये पास कर दिया गया तो ये कंटिन्यू आगे चलते गया और 27 मार्च को ऑन 27 मार्च 2017 द सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, आईजीएसटी बिल 2017, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017 एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन ऑफ स्टेट बिल 2017 कब इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, और लोकसभा इन सब को 29 मार्च 2017 को पास कर दिया गया। एंड विद द रिसिप्ट ऑफ द प्रेसिडेंट असेंट ऑन 12 अप्रैल 2017 द बिल वेयर इनेक्टेड। तो ये कंटिन्यू सब जगह पास होते हैं। अब देखो जब जीएसटी बना तो जीएसटी के ये 5 तो कानून यहाँ तो में दिख रहा है। कंपनसेशन टू स्टेट्स, इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं बताऊंगा, इस पे अच्छा सा तैयारी किया हूं, आप लोगों को बताऊंगा। अब 12 अप्रैल 2017 को क्या हुआ, 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते के साथ ही विधेयक को, ये जो कानून था, ये जो बिल था, इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और जब ये लागू हो गया तब मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं, ये जो राज्य हैं सभी राज्यों ने अपना अपना लॉ बनाना शुरू किया। जब जीएसटी का बनना शुरू हुआ तो सेंट्रल के साथ साथ जितने स्टेट हैं सारे स्टेट का और यूटी का अलग अलग लॉ है, अलग अलग अपना अपना। देखो इंडिया में ब्राजील और इंडिया, ये दो कंट्री ऐसा कंट्री है, ब्राजील में भी, हाँ, ब्राजील और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे जीएसटी जो है ना डुअल है। बाकी हर जगह हर कंट्री में सिंगल जीएसटी है। ब्राजील और इंडिया और कनाडा, मतलब ब्राजील और कनाडा की तरह इंडिया ने डुअल जीएसटी लिया। अदरवाइज जीएसटी जो है वो सिर्फ सिंगल है। सिर्फ इंडिया में, ब्राजील में और कनाडा में, याद रखिएगा ये 3 देश ऐसा है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग रूल है, सेंट्रल का अलग अपना रूल है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, उसके साथ कंपनसेशन है स्टेट को, जिसमें आपको शराब को, ये नशेड़ी जो होते हैं ना, देश के टैक्स को बढ़ाने के लिए 1 नंबर है। कंपनसेशन स्टेट के लिए एक एक्ट अलग बना दिया, मतलब सबके लिए अलग अलग है। तो जितने स्टेट उतने जीएसटी के स्टेट के भी रूल हैं, एक्ट हैं, बिल हैं। लेकिन जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, इन सब में तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा और बिहार, ये पूरे जितने भी भारत में जितने भी स्टेट हैं, इन सब में ये जो स्टेट हैं तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा और बिहार, ये 6 स्टेट ऐसा है जो सबसे पहले जीएसटी अपने स्टेट में अप्लीकेबल किया। बिहार वाले जरा खुश हो जाना भाई, बिहार में बहुत सारी चीजें निगेटिविटी आती है, ये पॉजिटिव चीज देखो। एक अभी मैंने सुना, एक हीरो है ना यूपी के गोरखपुर का, वो कह रहा था, गोरखपुर वाला हीरो रवि किशन, की जी बिहार, ये भोजपुरी जो भाषा है ना उसको हम संविधान में लाने वाले हैं। मैं कहा भाई एक बात सुन रवि किशन जी, जो लोग बिहार के इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भोजपुरी समझ रहे हो, यूपी और बिहार वाले, यूपी और बिहार में जो ये भोजपुरी गाना चलता है ना, ये जो गीतें, ये गीतें जो चलती है, इतनी अभद्र गीतें होती हैं, असंवेदनशील, यानी कि संवेदनहीन गाना होता है कि आप इस गाना को
सुनने के बाद आप अपने फैमिली में नहीं सुन सकते हो, और जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके इस भाषा को जोड़ दिया जाएगा भोजपुरी को, उस दिन क्या होगा देश को भगवान जाने। इसलिए हे ईश्वर, हे मालिक, हे प्रभु, भोजपुरी भाषा को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मत दे देना। ठीक है, तो बिहार ऐसा स्टेट था, ये 6 स्टेट जिन्होंने जीएसटी को सबसे पहले अप्लीकेबल किया। अब इन सारे बिल को पास होने के बाद, जब ये सारे बिल पास हो गए, तब क्या होता है, वंस द पासेज देयर रिस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी लॉ, जब सारे स्टेट ने अपना अपना जीएसटी लॉ पास कर दिया, तो 30 जून 2017 तक सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के जितने भी यूटी थे और जितने भी स्टेट थे, सब ने जीएसटी को पास कर दिया, सारे अपना अपना बिल पास कर दिया। और इस तरह से 1 जुलाई 2017 से ये ऐतिहासिक इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पूरे भारत में अप्लीकेबल हो गया, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक तरह से भारत है ही नहीं। हमारे जो पूर्वज राजनीतिज्ञ थे, जो भारत के निर्माता माने जाते हैं, उन सब ने भारत में जम्मू एंड कश्मीर और दो चार स्टेट हैं आपको वहां पे नॉर्थ ईस्ट में, इन सब को विशेष अधिकार दिया गया है। तो 1 जुलाई 2017 से पूरा देश में जीएसटी लागू हो गया, बट लागू कहां नहीं हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में। यार ये कैसे होगा, अब जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नहीं हुआ लागू? एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर की जो मुख्यमंत्री थी वो थी महबूबा। अब एक बात बता भाई, कि महबूबा इतनी जल्दी मान सकती है कभी? देखे हो आपने, कभी नहीं देखा होगा कि कोई महबूबा इतनी जल्दी मान जाए। तो महबूबा को मनाने में एक तो टाइम तो चाहिए। जब हमारे भगवान श्री राम जी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी थे, जब उनको राज तिलक से क्यों हटा गया, कि महबूबा जो थी, केकई जी, राजा दशरथ जी की पत्नी, शायद केकई नाम थी, या हाँ शायद केकई थी, जिन्होंने कोप भवन में चली गई, नाराज हो गई कि भैया राम को राज तिलक होना नहीं है। तो उन्हें मनाने में भी टाइम लगा, उनके मनाने के बाद भी राम को वनवास हो गया था। तो यहाँ तो महबूबा जम्मू कश्मीर की महारानी है, तो जम्मू कश्मीर को कैसे छोड़ देती? महबूबा कही भैया मैं नहीं मानूंगी, तो मोदी जी फिर गए कि भैया मान ले महबूबा, मान जा, मान ले मेरी बात। और तब जा करके 7 दिन के अनुनय विनय करने के बाद महबूबा मान जाती है, और 8 जुलाई 2017 से महबूबा ने भी जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी पास कर दिया, और 8 जुलाई 2017 से जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लीकेबल कर दिया गया। अब यहाँ पे समराइज मैंने किया है, और ये मैं आईसीआई के रेफरेंस लिया हूं, कि यहाँ पे आप इस समरी को एक बार समझ लो कि इन द ईयर 2000 उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और एक कमेटी का डिजाइन किया, किसको, जीएसटी के लिए। 2006 में अनाउंसमेंट किया गया, तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, उनके थ्रू 6-7 के बजट में उन्होंने कहा कि जीएसटी जो है 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में अप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में 122वां अमेंडमेंट के तहत, और 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट इनेक्टेड कर दिया गया अगस्त में। सितंबर 2016 में जीएसटी काउंसिल की पहली मीटिंग हुई। कब? सितंबर 2016 में। याद रखिएगा, ये सारी चीजें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, कि फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग
सितंबर 2016 में हुआ और मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस बिल। ये 5 बिल हुए, सी, एस, आई, यूटी और कंपनसेशन। सीजीएसटी सेंट्रल के लिए, एसजीएसटी स्टेट के लिए, आईजीएसटी इन दोनों के लिए हो गया और यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके लिए, और कंपनसेशन सेस बिल पास हुआ। आपको ध्यान रखना होगा एक चीज यहाँ पे कि दिल्ली में जो है वो यूटीजीएसटी नहीं लगता है, दिल्ली में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाता है। तो मार्च 2017 में ये पास हुआ। अप्रैल 2017 में एक कानून फिर आया कि सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सीजीएसटी एक्ट को पास कर दिया गया। मार्च 2017 में रिकमेंड किया जीएसटी काउंसिल ने, अप्रैल 2017 में इसे पास कर दिया गया इस सारे कानून को, और मई 2017 में जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया सारे रूल्स को। उसके बाद 30 जून 2017 को, 30 जून को जितने भी सारे कानून बने सारे स्टेट के, यूटी के, कंपनसेशन के, उन सब को 30 जून को हर एक स्टेट और यूटी ने पास कर दिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को, और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च कर दिया गया। और ये जीएसटी लॉन्च तो कर दिया गया लेकिन किसको छोड़ के, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया गया। बट 8 जुलाई 2017 को महबूब ने अच्छा से मनाया और मनाने के बाद उससे 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी को पास कर दिया गया और वहां भी एप्लीकेबल हो गया। आपको बताऊं जो फ्रांस जो है, जैसे मैं अभी आपको 6 स्टेट का नाम बताया भारत में कि जो पहले सबसे पहले अन्य स्टेट से पहले ये 6 स्टेट ने भारत में सबसे पहले जीएसटी कानून को पास किया था अपने यहाँ पे स्टेट लॉ को। उसी तरह पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले फ्रांस जो है वो 1954 में 1954 ईस्वी में फ्रांस में जीएसटी आ चुका था और आज के डेट में मोर देन 160 कंट्रीज जो हैं इसका इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, यूज कर रहे हैं। अधिकतर जगह ब्राजील, कनाडा और इंडिया के सिवा सब जगह एक जीएसटी है, लेकिन अपने यहाँ पे डबल है, क्योंकि अपने ये अगले वीडियो में जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि ये गेम क्या हुआ था। ये हमारा जीएसटी था। तो जीएसटी आज 160 एक्चुअली देखिए, जब भी कोई टैक्स आता है तो क्या होता है, टैक्स जब आता है तो कोई गवर्नमेंट अपनी मर्जी से टैक्स को नहीं लाता है। ये जो राजनीति करने वाले हो ना, कांग्रेस और बीजेपी वाले, कि भाई जीएसटी क्यों आ गया, सर्विस टैक्स था सही, वैट था सही। मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, जीएसटी कोई बीजेपी नहीं लेके आई, मोदी जी नहीं लेके आए, जीएसटी तो राहुल गांधी के समय से चल रहा है। जीएसटी तो आपको, जीएसटी इसलिए मैं राहुल गांधी जी के समय से कर रहा हूं कि जब एक्साइज आया तो आज इसे आईटीसी करते हो ना, फॉरवर्ड करके लेना। एक्साइज में भी क्या था, सेनबेट और मोटबेट क्या था, वही चीज तो था। सेनबेट जो आज के डेट में आईटीसी है तुम्हारा, वही सेनबेट वहां पे था। तो राजीव गांधी जी के समय से चल रहा है। तो कहने के लिए ये सब है, राजनीति अपना गेम खेलने के लिए, और हम जनता मूर्ख की तरह उनकी बात को मानते हैं। इसलिए कोई भी टैक्स इंडिया में लाया जाता है कि इंडिया को प्रोग्रेसिव करने के लिए। जिस तरह डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स है ना, उसने इंडिया को अगर प्रोग्रेस करना है तो अब क्या होता है, इंडियन जाता है, भारत का प्रधानमंत्री जाता है फॉरेन में, कहता है कि भैया तू अपनी कंपनी मेरे इंडिया में खोल दे। कहता है यार मैं क्यों जाऊं तुम्हारे इंडिया में, मेरे अपने कंट्री में एक टैक्स है, तुम्हारे इंडिया में जाने के बाद 100 टैक्स हो जाता है कि कभी ये दो, कभी वो करो, कभी ऐसा करो, कभी वैट दो, कभी एक्साइज दो, कभी सर्विस टैक्स दो। तो मैं ऐसा क्यों करूं, तो इसलिए टैक्स को लाया जाता है दोस्त। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। आप अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
SMS मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।